चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अब उम्मीद करती हूँ कि लास्ट वाला सेशन की सभी चीज़ें हमारी क्लियर हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में आज। तो ये कितने प्रकार की होती है क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें आगे अभी पढ़नी है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में सबसे पहले देखेंगे मशीन की भाषा, मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है उसको देखते हैं हम। मशीन लैंग्वेज क्या है? लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है। अब इसमें लेवल्स हैं लैंग्वेज के, तो ये हम इसलिए जानकारी रख रहे हैं कि थोड़ा-सा हम आगे की जो चीज़ें आएँगी तो उनको हम समझ पाएँगे इस वजह से। तो इसमें सिर्फ़ 0 और 1 का यूज़ होता है। अब 0 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट को डिनोट करते हैं। तो ये जो पहले के जो होते थे सिस्टम उसमें ये मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। तो इसमें 2 ही डिजिट यूज़ होती हैं 0 और 1, तो इसको बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। आगे हमें डिजिट्स का भी पढ़ना है तो ये थोड़ा-सा देख लेते हैं कि बाइनरी डिजिट किसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ़ 2 ही नंबर हैं। एक तो 0 है और एक है हमारा 1 नंबर। तो ये हमारे होते हैं बाइनरी डिजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि 2 डिजिट्स हो गए और इसमें ऑन और ऑफ हो गया। अब इसकी विशेषताएँ देखते हैं क्या है। तो 1 जो है सिग्नल प्रेज़ेंट का डिनोट करता है ऑन को और 0 हमारे ऑफ को। अब इसमें 0, 1 यूज़ हुआ, 2 ही नंबर हैं, बाइनरी कहा जाता है। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। ये मशीन लैंग्वेज है जो कि सीपीयू के द्वारा आराम से समझी जा सकती है, तो प्रोसेसिंग बहुत फ़ास्ट हो जाती है। तो एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट रहता है। एग्ज़ाम्पल जैसे ये नंबर लिया हुआ है इन्होंने, तो ये एक बाइनरी नंबर है। आगे चल के हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे, तो इसमें भी ये देख ले रहे हैं कि ये जो है ये लिखा हुआ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है क्योंकि इसमें 2 ही नंबर का यूज़ है, 0 और 1 का यूज़ होता है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी मशीन लैंग्वेज हमने देखी, अब देखते हैं नेक्स्ट हम असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या होती है उसको देखते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में हमारा भाषा जो है ये किस तरीके की है, इसमें थोड़े-थोड़े हमारे वर्ड्स भी होते हैं। तो क्या होते हैं वो देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज यूजेस मिनिमोनिक कोड्स। कोड्स होते हैं थोड़े से, 0 और 1 की जगह पे छोटे-छोटे कोड होंगे, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव का प्रयोग किया जाता है। मशीन भाषा से थोड़ी-सी मतलब इंसानों के लिए ये आसान होती है। मशीन वाली भाषा जो है मशीन के लिए आसान है, कंप्यूटर के लिए आसान है, मगर ये जो भाषा है ये हम लोग के लिए आसान है। अब इसमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जिसको असेंबलर कहते हैं। तो असेंबलर क्या कार्य करता है, ये जो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पाए। तो असेंबलर की इसमें आगे चल के जो ज़रूरत पड़ी तो असेंबलर की इसमें ज़रूरत पड़ी, तो इसको सेकंड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमंस, जो मानव के लिए आसानी से समझी जा सके। तो आजकल की जो प्रेजेंट डे प्रोग्रामिंग होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही होती है। इसके एग्जाम्पल हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और वगैरह वगैरह। तो इसके मतलब ये हमारे लिए आसान है और फिर इसके लिए एक कोड मतलब जो लिखा गया उसको ट्रांसलेट किया जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर समझ पाता है और फिर हमें रिजल्ट्स दे पाता है। अब हम इसको देख चुके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर का जो विकसित रूप हम देख रहे हैं आज के ज़माने में, तो ये हमारा बहुत टाइम से डेवलपमेंट होने के बाद आज ये जो रूप हमें दिखता है कंप्यूटर का, ये हमें पूरा तरह से जो डेवलप्ड रूप मिल रहा है, तो ये काफ़ी टाइम से जो डेवलपमेंट हुए इसमें, तो उसके बाद ये मिल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कही जाती है, तो उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यूज में आते हैं। तो 1940 से लेकर 1955 या 50 तक कह सकते हैं, हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? मुख्यतः यूज था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये एक चीज़ है, कुछ होती थी वहाँ पे जो यूज करी जाती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक तो क्या था उसमें कि वो बहुत थोड़े साइज उनके बड़ा था, एक्सपेंसिव होते थे, उनका साइज भी बड़ा होता था और
वो टाइम टेकिंग भी होते थे, तो वो उसमें जो प्रोसेसिंग वगैरह जो होती थी वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती थी। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में एक तो क्या चीज़ है हमारी, इसमें लो स्पीड भी दे रहे हैं तो साइज इसका बड़ा हो गया। अब इसमें क्या था कि जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं थी उस समय, और ये एक्सपेंसिव भी होते थे। ये बड़े-बड़े होते थे कंप्यूटर, और इनकी जो स्पीड है वो कम होती थी, और ये थोड़े से इनके रिजल्ट्स भी अनरिलायबल होते थे। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आता है इनियाक, एडवैक। इनकी फुल फॉर्म अगर आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं। इनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर। तो इनियाक की ये फुल फॉर्म हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एडवैक है। एडवैक की फुल फॉर्म, जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं आप लिखिए अपने, जो फुल फॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको याद करनी है ये। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये पहले के टाइम के कंप्यूटर होते थे, इनको फर्स्ट जनरेशन करके बताया जाता है। तो फिर आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम अप्रोक्सीमेटली जो है 1956 से 1963 तक कहा जाता है। इसमें जो मुख्यतः यूज हुई चीज वो हुई ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े होते थे तो उससे थोड़ा छोटा बनाया गया उसको, और ट्रांजिस्टर्स कुछ होते थे मटेरियल, उसको यूज किया गया। तो इनका साइज जो है थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ी सी इनकी स्पीड भी इंक्रीज हुई, इनके रिजल्ट्स भी अब मोर रिलायबल हुए। भाई पहले वाले से इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे जो एक लैंग्वेज यूज हुई तो वो हुई असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाने लगे। प्रोग्राम हमने कल बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुए, तो वो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। अब यहाँ का जो एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन का वो है यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारे सेकंड जनरेशन हुए। अब धीरे धीरे एडवांसमेंट और हुआ, तो आए हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट हमारा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे यूज। तो ये किसी भी तरीके से एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं, आपको अरेंजमेंट करने के आ सकते हैं कि किस में क्या हुआ था, इसको अरेंज करिए सीरियल वाइज में, या कुछ ऐसे भी पीवाईक्यूज देखने को मिलते हैं कि वो डायरेक्टली भी पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट हुए, इनका साइज भी थोड़ा सा कम हो गया, कॉम्पैक्ट हो गए, इनकी स्पीड इंक्रीज हुई, इनके रिजल्ट्स और अच्छे हो गए, तो इनका डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ। अब इसमें थर्ड जनरेशन में हमारे पास एग्जाम्पल है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई यहाँ पे। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो एग्जाम्पल हैं, फॉर्ट्रैन यूज होती थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये दो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज उस टाइम पे यूज होती थी प्रोग्राम राइट अप करने के लिए, किसी तरीके का कार्य कंप्यूटर से कराने के लिए। तो इसमें जो यूज हुए कंप्यूटर तो वो आईबीएम कंपनी के द्वारा मुख्यतः बनाए गए थे। फिर हमने देखा, नेक्स्ट आए हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो फोर्थ जनरेशन में जो चीज़ यूज हुई दैट वाज माइक्रो प्रोसेसर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर्स के वेरिएंट आए इसमें, और जो एडिशनल इसमें मतलब जो खासियत रही वो माइक्रो प्रोसेसर की रही, और उसी में एडवांसमेंट माइक्रो प्रोसेसर में होता रहा। तो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर का आपने नाम सुना होगा, तो वो यहाँ पे यूज होते थे। तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सब आते हैं हमारे। अब इसमें क्या है, जो एक और चीज़ जो है वो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई का यूज हो गया। तो यहाँ पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसकी खासियत कही जाएगी।
और माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के यूज होते थे यहाँ पे। फिफ्थ जनरेशन क्या है अभी जो प्रेजेंट डे में यूज हो रही है, तो उसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। तो ये इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स कहे जाते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है और इसमें मतलब पोटेंशियल इतनी ज़्यादा इंक्रीज की गई है कि वो जो है इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन हो जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पूरे तरीके से वो कार्य हो जाते हैं। बहुत मैन फ्रेंडली बनाए गए हैं अब ये, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना दिए गए हैं। तो इनके एडवांसमेंट इस तरीके से हमने देखे। तो ये क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर का कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अब प्रेजेंट जो है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होती है। चलिए आगे अगर हम क्लासिफाई करें कंप्यूटर को, तो एक तो बेसिस हमारा जनरेशन के हिसाब से हो गया, टाइम पीरियड के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा आता है ये जो है, जो इनके कार्य है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के हिसाब से। तो एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं क्या होते थे एनालॉग कंप्यूटर हमारे। तो वो क्या करते थे, कंटिन्यूस डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो कंटिन्यूस डेटा हमारा क्या होता है कि मतलब पॉइंट्स में भी आ सकता है। और ये क्या है, एनालॉग जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट जैसे फिजिकल मेजरिंग, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे जो फिजिकली आपको मेजर करके बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका थर्मामीटर हो गया, या फिर आपका जो पुराने टाइम के रेडियोज हो गए, तो वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, आपके डिस्क्रीट डेटा लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है आपका, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो अब डिजिटल कंप्यूटर को भी देखें तो क्या है इसमें कि यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर जो है आज के ज़माने के पीसीज हो गए, स्मार्टफ़ोन्स हो गए, तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जनरल और एक आपका होता है इसमें स्पेशल। तो जनरल में तो आपके वही लैपटॉप, पीसी सब आ गए, और स्पेशल जो आपका आया डिजिटल वाले में, स्पेशल कंप्यूटर जो आया आपका, तो वो किसी स्पेशल टास्क के लिए है। फॉर एग्जांपल आपकी एटीएम मशीन है, तो वो भी एक स्पेशल टास्क डिजिटल कंप्यूटर है। अब हाइब्रिड क्या हुआ, हाइब्रिड इन दोनों की जोड़ के जो बनाई गई टेक्नोलॉजी, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें कंटिन्यूस डेटा भी शो होता है और डिजिटल डेटा भी शो होता है। तो इट कंबाइंस एनालॉग इनपुट विद डिजिटल प्रोसेसिंग। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा आईसीयू मशीन जो होती है उसमें एनालॉग भी आता है और डिजिटल भी शो कर देता है। तो ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, तो अब हम पाते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जैसा नाम है, सुपर बहुत बड़े होते हैं साइज में, और ये क्या करते हैं, हाई कंप्यूटेशन, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साइंटिफिक रिसर्च में इनका यूज होता है। तो इसमें जो इंडिया में एग्जाम्पल है दैट इज पैरम, ये इंडिया में डेवलप हुआ है बाय सीडैक। सीडैक का जब आप फुल फॉर्म देखते हैं, तो सीडैक आपका क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये हम सब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस तरीके के पीवाईक्यूज आ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ गया कि सुपर कंप्यूटर का या मेन फ्रेम का, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। तो हम मोटे मोटे ब्रॉडली उसको देख ले रहे हैं कि क्या होते हैं ये। तो हमने सुपर कंप्यूटर देखा, बहुत बड़े हो गए साइज में, और जनरली इनका यूज कहाँ पे हुआ, जैसे कि साइंटिफिक कोई रिसर्च वगैरह है वहाँ पे यूज होता है इनका। और जैसे वेदर फोरकास्ट वाली जो चीजें हैं वहाँ पे इनका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा साइज आता है दूसरा जो छोटा हुआ इससे, वो हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ यूजर को हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे आप अपना कंप्यूटर देखें, लैपटॉप या स्मार्टफोन को देखें, तो एक यूजर है उस पे। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर आप इमेजिन करें, तो उसमें थाउजेंड्स यूजर कनेक्ट होते हैं।
तो 1000 यूजर कैसे कनेक्ट होंगे, बहुत बड़ा साइज होगा भाई, तभी हो सकते हैं। तो इनका साइज जो है लार्ज होता है और सपोर्ट करते हैं मैनी यूजर्स। तो ये कहाँ पे मुख्यतः यूज होते हैं, तो ये यूज होते हैं हमारे रेलवेज ऑफिसेज में या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जहाँ पे बहुत सारा डेटा और बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ। तो इनका अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कहाँ पे यूज है इनका, तो रेलवे या बैंकिंग में। फिर आए हम मिनी कंप्यूटर पे। अब मिनी कंप्यूटर इससे थोड़े छोटे हुए, मीडियम पावर है, मल्टी यूजर है, मगर यहाँ पे भी यूजर थोड़े ज्यादा होते हैं, तो ये बिजनेस वगैरह में यूज होते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मतलब 100 से या 200 यूजर आप एक बार में वर्क कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 200 यूजर्स ले लेते हैं हम, इसमें वर्क कर लेते हैं। तो इसमें मीडियम पावर यूज हुई, मल्टी यूजर हो गए, बिजनेस वगैरह, इंडस्ट्रियल सेटअप है, एक बड़ी सी इंडस्ट्री है, उसमें एक जो मिनी कंप्यूटर है उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है उनका, और उस पे काम कर सकते हैं बहुत सारे लोग। फिर आया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारा वही डेस्कटॉप और लैपटॉप, इसमें सिंगल यूजर है, एक ही यूजर वर्क कर सकता है, छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम देखते हैं और कॉमन है ये हमारा। फिर हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, एक इनहांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है। अब ये किसी तरीके से जैसे ग्राफिक्स वगैरह या सीएडी टास्क या सर्वर की तरह भी यूज हो सकता है, जैसे कि कनेक्शन वहाँ पे बहुत सारे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाते हैं कई कंप्यूटर, तो उसमें ये वर्क स्टेशन यूज होता है। तो ये हमने कुछ अपने टाइप्स देखे कंप्यूटर के। एक तो हमने जनरेशन के हिसाब से देखा, फिर हमने देखा उनके कार्य के हिसाब से कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, फिर हमने उनके साइज के हिसाब से देखे कि कहाँ कहाँ उनका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस तरीके से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे और कंसेप्ट अपने उसी तरह से क्लियर होते रहेंगे। अपने बनाएंगे नोट्स तो आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। चलिए मेमोरी का पार्ट हमने शुरू कर लिया था कल, तो मेमोरी में ही हम आगे बढ़ेंगे। अब आप समझ गए थे कि मेमोरी क्या है, वो जगह जहाँ पे कंप्यूटर अपना जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको थोड़ी देर को स्टोर करता है, या सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी को हमने पढ़ा था और सेकेंडरी मेमोरी को देखा था। तो प्राइमरी मेमोरी वो क्या हुई कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जिसमें प्रोसेसिंग के समय डेटा रखा जाता है। भाई जिस समय वो कार्य कर रहा है कंप्यूटर, अगर आपने उसको कुछ कार्य दिया है तो उसको थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को स्टोर करना पड़ता है ताकि उसमें वो प्रोसेसिंग कर सके। तो वो जो होती है मेमोरी, वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है एक तरीके से, जिस समय तक कंप्यूटर उसमें कार्य कर रहा है तब तक वो वहाँ पे स्टोर्ड है। फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है जो बाहरी स्टोरेज होती है, जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अब इस ये तो डायरेक्टली एसेस्ड बाय सीपीयू है, नॉट डायरेक्टली एसेस्ड बाय सीपीयू, ये सब हमने कल देखा था। तो इसको क्विक रिवीजन इसलिए किया क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे भी कंसेप्ट हैं। और जो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी हुई, क्योंकि ये सीपीयू में ही होती है और ये बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है इससे थोड़ी सी। अब ये लिमिट, मगर इसमें साइज जो है स्मॉल होगा, और यहाँ जो बाहर लगाई जाएगी अटैचमेंट जो लगाया जाएगा सेकेंडरी का, वो लार्ज साइज होता है। प्राइमरी मेमोरी क्योंकि वो सीपीयू के अंदर है और बहुत फास्ट है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो लगाएंगे आप, मेमोरी डिवाइसेस जो लगाएंगे, वो थोड़ी चीपर होती है उससे कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हमने देखा था कि टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है। जैसी पावर स्विच ऑफ हुई तो प्राइमरी मेमोरी की चीजें इरेज हो जाएंगी और परमानेंट मेमोरी की नहीं इरेज होंगी। इसमें आती है प्राइमरी मेमोरी में, ये याद रखेंगे, रैम आती है, रोम आती है। तो दो प्रकार की जो है ये प्राइमरी मेमोरी होती है। आपने अधिकतर सुना भी होगा फोन में भी, रैम कितने जीबी की रैम है, कितनी उसकी है। तो जितना ज्यादा रैम की वो बढ़ते जाएगा साइज, तो वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि वो उसकी प्राइमरी मेमोरी है, वो उसके सीपीयू द्वारा असेस करी जाती है। फिर ये आती है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आगे देखते हैं हम।
रैम और रोम को हमने पढ़ा था कल, क्या होता है। तो रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी वेरी फास्ट होती है, और रोम जो है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें ज़्यादातर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये हालांकि प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, मगर ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारा बूटअप प्रोसेस स्टोर करता है। तो ये हमने पूरे इसके कल डिफरेंसेस देखे थे, रैम के भी और रोम के भी। आगे हम इसको इसलिए रिवीजन कर रहे हैं ताकि आगे वाले हमें क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब हम देखेंगे ये टाइप्स ऑफ रैम। देखिए, एस रैम और डी रैम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और रोम के प्रकार है प्रॉम, ई प्रॉम और डबल ई प्रॉम। ये क्या है, अभी इनको सब हम पढ़ेंगे। चलिए पहले टाइप्स ऑफ रैम पढ़ लेते हैं, फिर कैश और इस पे आएंगे, रजिस्टर्स पे। पहले इसके रीड ओनली मेमोरी जो हमने पढ़ी, इसके प्रकार। तो रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं अब हमारे पास सामने। तो वो है क्या, हमारा प्रॉम। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या है कि अ टाइप ऑफ रॉम दैट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस बाय द यूजर। एक ही बार उस पर लिख सकते हैं कुछ भी प्रोग्राम, उसके बाद डेटा जो लिख दिया गया वो चेंज नहीं होगा। यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसका फुल फॉर्म याद करेंगे और इसका फीचर याद कर लेंगे। ई प्रॉम क्या है, इरेजेबल होती है। ये इरेजेबल किस तरह से होती है, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट और डाल के इरेज कर सकते हैं और फिर उसको फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया गया उसको फिर से इरेज करा जा सकता है यहाँ पे। तो यूज इन फर्मवेयर डेवलपमेंट। तो ये हमें इसके फुल फॉर्म याद करने हैं कि एक तो प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है, ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है, और फिर डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल हो गई, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली भी इरेज कर सकते हैं। अब ये कहाँ यूज होती है, कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स में। तो ये रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी जो हम पढ़ रहे थे, तो उसके हमने 3 प्रकार और देखे थे। ये क्या है, प्रॉम, ई प्रॉम एंड डबल ई प्रॉम। इनके फुल फॉर्म लर्न करेंगे और इनका मेन फीचर हम देखेंगे, लर्न करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, एक ये फ्लैश मेमोरी और है। तो फ्लैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है हमारी। फ्लैश रीड ओनली मेमोरी क्या है, टाइप ऑफ ई प्रॉम। ई डबल ई प्रॉम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इरेजेस डेटा इन ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ सिंगल बाइट्स। फास्टर होती है ये बहुत ज़्यादा। अब ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत फास्टर होती है। कहाँ यूज़ होती है, यूएसबी ड्राइव्स में, एसएसडीज, मेमोरी कार्ड। अब ये एसएसडी क्या है, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूएसबी वगैरह सब हमें अभी पढ़ना है। अब एक बार रैम के प्रकार देख लेते हैं, फिर हम एचडीडी पे आते हैं। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म को 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी हमें। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि ये हमारी सीपीयू द्वारा असेस्ड हो जाती है, और ये हमारी बहुत फास्ट मेमोरी होती है। तो क्या करता है सीपीयू, जितने टाइम उसको प्रोसेसिंग करनी, जितने टाइम उसको वो जो हमने कार्य दिया है, जो टास्क दिया है, तो उसको थोड़ी देर के लिए वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना पड़ता है। तो वो कहाँ करता है, रैम में जाके स्टोर करता है। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो वो स्टैटिक रैम क्या है उसको देखते हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेचर क्या है, डेटा रिमेन्स कांस्टेंट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि सेम रहना, चीज जो है स्टैटिक रहेगी, मतलब हमेशा वो सेम ही रहेगी। डायनामिक में डेटा जो है चेंज होता है। अब स्टैटिक रैम फास्ट बहुत होती है, और ये जो है डायनामिक वाली थोड़ी
स्लो होती है। इनकी कॉस्ट में कंपैरिजन देखेंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव हुई स्टैटिक वाली और ये लेस एक्सपेंसिव हुई। अब इसमें यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये नाम याद देखेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक प्रकार के, तो वो यहाँ पे यूज होते हैं। अब यहाँ पे यूज है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बस याद कर लेंगे हम, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं। अब इसमें रिफ्रेशिंग रीड जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्टैटिक ही है वैसे भी, और यहाँ पे रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। पावर कंजम्पशन में देखेंगे तो नो रिफ्रेश नहीं करना, तो लो पावर कंजम्पशन है, यहाँ पे हाई है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लो स्टोर्स जो लेस डेटा, क्योंकि वहां पे वो स्थायी रूप से एक ही रह जाएगा, स्टैटिक रहेगा, तो लेस डेटा है, यहाँ पे मोर डेटा है। साइज के हिसाब से देखें तो कुछ पॉइंट्स आप मेन हैं उनको जरूर देखेंगे, और बाकी एक दो बार रीड करेंगे तो आपको थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे। तो एक तो आपका ये है कि एक इसकी किस तरह से इसकी वो है कि क्या है, कि ये फास्ट है स्लो है, इसको देखेंगे। डेटा कांस्टेंट रहता है, डायनेमिक रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर हमारा ये स्टेबिलिटी के हिसाब से देख लेंगे, वोलेटाइल तो दोनों ही है। इसकी फास्ट एक्सेस होती है स्टैटिक रैम की। अब इसकी यूज यूज कहाँ पे आती है, तो कैशे मेमोरी होती है। तो अभी कैशे मेमोरी को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म जरूर देखेंगे, और इसका थोड़ा फीचर्स को, एक दो फीचर्स को देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। रजिस्टर्स और ये देखते हैं, तो रजिस्टर्स क्या है हमारे, ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, और ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा हम बता चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम पढ़ चुके हैं कल, कि ये क्या करता है, मस्तिष्क है एक तरीके से, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसी में जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है वो इसी के अंदर होती है। तो इस जो सीपीयू के अंदर हमने क्या क्या चीजें कल पढ़ी थी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में ही उससे पहले रजिस्टर्स है यहाँ पे। रजिस्टर सीपीयू के अंदर लोकेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी कही जाती है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। तो जब अगर लेवल देखें अपनी मेमोरी का स्पीड के हिसाब से, तो सबसे हाई टॉप पे अगर हम रखेंगे तो हम रजिस्टर्स को रखेंगे, क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी है हमारी। Registers are very small storage location inside the CPU that hold data and instruction currently being processed। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमने टास्क कंप्यूटर को दिया हुआ है तो उसको टेम्पोरली स्टोर करते हैं। तो क्योंकि सीपीयू को वो कार्य करना है वहां पे, तो जब वो कार्य उसको कर रहा है तो उसको याद रखना है कि क्या चीज का कार्य करना है मुझे, तो उस कार्य को करने की जो जानकारी है उसको ये स्टोर करते हैं अपने पास। और इनकी जो मेमोरी की जो वो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इनमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है, मगर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर लोकेटेड होते हैं। ये बात हमने रजिस्टर्स की देखी। अब कैशे मेमोरी क्या है, ये भी एक हाई स्पीड मेमोरी है, मगर ये सीपीयू और रैम के बीच में है। वो क्या करती कैशे, स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, जो ऐसा डेटा है जो अधिकतर यूज होता है, तो वो कहाँ यूज स्टोर हो जाता है, जैसे कैश में यूज होता था, कैशे मेमोरी में यूज हो जाता है। ये सीपीयू के अंदर नहीं है, मगर सीपीयू और रैम के बीच में है। इट इज ईदर लोकेटेड इनसाइड और लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू, या तो ये अंदर होगा या फिर बाहर की तरफ होता है, और ये रजिस्टर से थोड़ी इसकी स्पीड कम होती है।
तो कैशे मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जो हमें अधिकतर जैसे यूज़ में आती हैं। जैसे हम इसको एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे आप फ्रिज में कुछ सामान स्टोर करके रख लेते हैं क्योंकि वो आपके कुछ यूज़ में आता रहता है। तो आपके पास एक स्टोरेज है वहाँ पे और आपने उसको जल्दी से निकाला और उसमें से चीज़ें बना ली, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैशे मेमोरी हमारी क्या है। ये भी फास्ट है बट इसकी स्पीड हमारी रजिस्टर से थोड़ी स्लो होगी। तो जब हम देखें कोई सीरियल वाइज अगर हमें लगाने को कहा जाए मेमोरी को स्पीड के हिसाब से, तो सबसे टॉप पे हमारी रजिस्टर आएगी, उसके बाद हमारी कैशे मेमोरी आएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे और क्या पॉइंट है। साइज देखें तो रजिस्टर का बहुत छोटा साइज होता है, बहुत छोटी और बहुत फास्ट मेमोरी होती है ये। अब ये क्या है, कैश मेमोरी थोड़ी सी बड़ी होती है रजिस्टर के कंपैरेटिवली। अब पर्पस क्या है, होल्ड्स इमीडिएट डेटा। रजिस्टर ने तो क्या किया, जो अभी चाहिए वो वाला उसने स्टोर किया। अब कैश क्या कर रहा है वहां पे, उन चीजों को स्टोर कर रहा है जो आपको बार बार यूज होती है चीजें। तो रजिस्टर तो वो ही चीज यूज कर रहा है, बस उसी को सेव कर रहा है जो आप कार्य कर रहे हैं अभी। कैश क्या कर रहा है, वो उन चीजों को जमा करके रखा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि ये चीज आप अक्सर मांगते हैं, तो उसने वो वहां जमा कर रखी है। अब कॉस्ट वाइज देखें तो रजिस्टर्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये भी एक्सपेंसिव होते हैं कैश मेमोरी, बट थोड़े से रजिस्टर के अकॉर्डिंग चीपर होते हैं। अब इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, मेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स इनसाइड सीपीयू सर्किट्स। तो इनकी टेक्नोलॉजी एक फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है सीपीयू के अंदर सर्किट बनाने में। अब इसकी क्या है, कैश की यूजुअली बिल्ट विद यूजिंग एस रैम, स्टैटिक रैम को यूज करते हुए ये बनी हुई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या एग्जाम्पल है हमारा इसमें, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आप इसमें देख लेंगे इसके एग्जाम्पल में L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो कैश मेमोरी हमने देखी, ये नाम आएगा, ये टर्म आएगी तो हम समझ जाएंगे क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है। तो ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, मगर ये क्या है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी हो गई, कैश इम्प्रूव सीपीयू स्पीड, रैम मेन वर्किंग मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। तो ये हमारे पॉइंट में हमने देखें तो, अगर रिवीजन का पॉइंट्स देखें तो क्या है, हमारा रजिस्टर सबसे फास्ट हो गया, कैश क्या करता है, इम्प्रूव करता है सीपीयू की स्पीड को। सीपीयू आप जैसे हम खुद समझ ले अपने आप को, तो हमारी स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमने बाजार नहीं गए, हमने जल्दी से फ्रिज से सामान निकाला और सब्जी बना ली, सब्जी रखी हुई थी पहले से कटी हुई, बना ली। तो कैश एक तरीके से वो स्टोरेज है आपकी। रैम क्या है, मेन वर्किंग मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, आपकी परमानेंट स्टोरेज करती है। तो सेकेंडरी मेमोरी वो है जो एडिशनल मेमोरी आपके लगाई गई है ताकि आपको परमानेंट स्टोर करना पड़ जाए, आगे भी जब पावर स्विच ऑफ भी हो गई तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं फिर से। तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम। अब हम हार्ड डिस्क ड्राइव को देखेंगे, तो ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हमने देख लिया सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, जो परमानेंट स्टोरेज होती है। एक जो प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये सेकेंडरी वाली मेमोरी का पार्ट है, उसका एक एग्जांपल है। ये क्या करता है, स्टोर्स डेटा मैग्नेटिकली ऑन रोटेटिंग डिस्क। इसमें रोटेटिंग डिस्क होती है हार्ड डिस्क में, और उस पे मैग्नेटिकली, मैग्नेटिक उसमें एक वो आता है ड्राइव, उस पे रिटर्न करने का, तो उसके द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है डेटा। इसमें रीड राइट का हेड होता है जिसके द्वारा डेटा को रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। डेटा इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। अब इसके और फीचर्स क्या हैं वो देखें, तो इसमें है, इसमें मैकेनिकल डिवाइस होती है ये, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड जो है कम होती है। तो जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम पहले ही देख चुके हैं कि इनकी स्पीड कम होगी इनकी, मगर कैपेसिटी जो है स्टोर करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है नॉइज और हीट प्रोड्यूस करती है। इसमें क्योंकि ये मूव करती है हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी सर्कुलर उसमें, तो ये इट इज प्रोन टू डैमेज, ये जल्दी डैमेज हो जाती है और इसमें नॉइज भी आती है।
इसके एडवांटेज क्या है कि इसकी कॉस्ट कम होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ सुटेबल फॉर स्टोरिंग लार्ज डेटा, जैसे वीडियो है, बैकअप है, कुछ भी आपको बैकअप करके रखना है कंप्यूटर से अलग, तो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसमें आप कर सकते हैं। चलिए इसके इसके कंपैरेटिवली में अब हमारे पास है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें सब स्थिर वाले चीजें होती हैं। इट इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लैश मेमोरी। वहाँ पे मैग्नेटिकली स्टोर हो रहा है, यहाँ पे फ्लैश मेमोरी के द्वारा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स विदाउट एनी मूविंग पार्ट, यहाँ पे कोई मूव करने वाला पार्ट नहीं है। अब इसमें जो ये टेक्नोलॉजी टर्म है वो यूज हो रहे हैं। डेटा स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, नो मैकेनिकल मूवमेंट, यहाँ पे कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं होता। तो जब मूवमेंट ही नहीं होगा, कोई मूवेबल पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉइज भी नहीं होती है। नॉइज नहीं होगी क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। डेटा आपका इंस्टेंटली एक्सेस हो जाता है। तो इसकी स्पीड जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरेटिवली अच्छी होती है। ये होती है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी और फीचर क्या है, इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें हाई स्पीड है, साइलेंट ऑपरेशन है, और इसमें जब मूवमेंट भी नहीं है तो हीट भी जनरेट नहीं होगी, नॉइज भी जनरेट नहीं होगी, ड्यूरेबल भी है, और बहुत थोड़ी सी कंपैरेटिवली देखें तो एक्सपेंसिव भी है। इसके एडवांटेज देखें तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है, ये शॉक रेजिस्टेंट होता है, और लो पावर कंजम्पशन होता है। ये साइलेंटली अपना वर्क करता रहता है। तो ये दो हमने प्रकार देखे, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हमने अभी इसको दो इसमें और कवर किए मेमोरी में ही हमने। ये हमारा था एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव, एक ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि उसको एक रिफाइंड रूप है। हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी पहले यूज, अब हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होती है। इसकी पिक्चर देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। ये इसमें ये हार्ड डिस्क है, इसमें सर्कुलर जो ये दिख रहा है, तो ये मूव करता है यहाँ पे, और मूविंग पार्ट्स है इसमें। फ्री जब मूव करेगा तो नॉइज भी होती है, हीट भी जनरेट होती है। यहाँ पे सब चीज स्टेबल है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में कुछ भी मूव नहीं करता है। इसमें फ्लैश मेमोरी के द्वारा लिखा जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क के द्वारा मैग्नेटिकली लिखा जाता है। ये हमने इसके थोड़े कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में देखे। ये हमने इसकी फोटो देख ली है। चलिए, कक्षा को आज हम यहीं विराम देंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स भी बनाएंगे, और